बहुत खास मेहमान आज इस खास इवेंट के दौरान हमारे बीच मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे राजस्थान को लेकर, राजस्थान की प्रगति को लेकर। लेकिन उनको सम्मानित करने के लिए सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मनोज जिज्ञासी जी को। आप भारत 24 के चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अनीता हाड़ा जी को कि वो मंच पर आएं, और इसके साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सैयद उमर जी को। आप न्यूज डायरेक्टर हैं भारत 24 के। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन तीनों साथियों के लिए। और इसके साथ साथ एक एक कर अब उन मेहमानों को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी जिनका हम सम्मान तो करेंगे ही, और कई मुद्दों पर उनसे आगे चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर आनंद त्रिपाठी जी को। आप एडिशनल डायरेक्टर हैं टूरिज्म राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के। मिस्टर आनंद त्रिपाठी मंच पर आए, और एक बार जोरदार तालियां आनंद त्रिपाठी जी के लिए। अनीता जी से मैं इसी बीच में रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो भी मंच पर आए। मैं आनंद जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी सीट प्लीज ले लें। इसके साथ ही मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी सुमिता मीना जी को। आप असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। एक बार जोरदार तालियों के साथ सुमिता मीना जी का जोरदार स्वागत करते हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए, हौसला अफजाई होती रहनी चाहिए, एनर्जी उत्साह बरकरार रहना चाहिए। मैम प्लीज। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर उपेंद्र सिंह शेखावत जी को। आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट के। मिस्टर उपेंद्र सिंह शेखावत, एक बार तालियां मिस्टर उपेंद्र सिंह शेखावत जी के लिए। राइट सर, आई विल करेक्ट। डेप्यूटी डायरेक्टर राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट मिस्टर उपेंद्र सिंह शेखावत। मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री दलीप सिंह राठौर जी से। आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, कि वो मंच पर आए। दलीप सिंह राठौर जी। Deputy Director at Department of Tourism, Government of Rajasthan. I'll myself correct here. और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर कुलदीप सिंह चंदेला जी को। आप प्रेसिडेंट हैं होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, HRAR, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान, पास्ट प्रेसिडेंट राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। स्वागत करते हैं मिस्टर कुलदीप सिंह चंदेला जी का भी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर संजय माथुर जी को। आप मैनेजर हैं पैलेस ऑन व्हील्स के। एक बार जोरदार तालियों के साथ संजय माथुर जी का स्वागत करते हैं भारत 24 के इस खास इवेंट के दौरान। और अब बिना समय गवाए आगे चर्चा की शुरुआत करेंगे, और आगे के इस सत्र को, इस सेशन को मैं ही होस्ट करने वाली हूं, जिसमें किस तरीके से राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तमाम उपलब्धियों का भी जिक्र होगा। और इसकी शुरुआत करने से पहले आप सभी के सहयोग की जरूरत है। जोरदार तालियों के साथ इस सहयोग को आप लोग बरकरार रखिए। थैंक यू सो मच इन एडवांस। तो सबसे पहले शुरुआत आनंद त्रिपाठी जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि आज हम खास तौर पर टूरिज्म सेंट्रिक बात कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये सिर्फ
पैसे वालों तक ही सीमित है। जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ये उन्हीं के हिस्से का खाना पीना है, लेकिन आम आदमी के लिए इसमें एंट्री करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये कितना बड़ा मिथ है, और अगर नहीं तो ये कैसे पॉसिबल है एक आम आदमी के लिए कि वो टूरिज्म के क्षेत्र में अपनी एंट्री कर पाए और इसमें व्यवसाय कर सके? थैंक यू। इसके पहले कि मैं इसके रिप्लाई पे आऊँ, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पर्यटन विभाग की ओर से भारत 24 का, कि आज इस अवसर पे आपने हमें मंच दिया कि हम पर्यटन विभाग की उपलब्धियों के संबंध में सबसे वार्ता कर सकें। और हमारे बीच सम्माननीय जलदाय मंत्री जी भी बैठे हैं, माननीय राजीव अरोड़ा साहब भी बैठे हैं जो पहले हमारे आरटीडीसी के चेयरमैन भी होते थे, और पवन अरोड़ा जी हैं जो ये सारा संचालन का दायित्व आपने लिया है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया कि ये थोड़ा सा एलिटिस्ट नेचर का इंडस्ट्री रहा है पहले से, लोगों के मन में एक धारणा है कि घूमने फिरने की बातें होती हैं, ये तो पैसे वाले लोगों का या इंग्लिश स्पीकिंग लोगों का कुछ क्षेत्र है जिसमें आम आदमी उतना जुड़ाव महसूस नहीं करता है। लेकिन अब ये धारणा बहुत तेजी से बदल रही है, और मैं इस वर्तमान सरकार में जो योजनाएं लागू की गई और जो सुविधाएं दी गई इस उद्योग को, और सबसे बड़ी बात जो इसे उद्योग का दर्जा दिया गया, तो आज इस उद्योग से, इस सेक्टर से जुड़ा हुआ हर आदमी अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा है। और मैं अगर कुलदीप जी के शब्दों को थोड़ा सा चुरा लूँ तो हर आदमी अब उद्योगपति बन गया है। जो पर्यटन सेक्टर में पहले ट्रैवल एजेंट कहते थे कि ये ट्रैवल एजेंट है, ये तो होटेलियर हैं, अब वो स्थिति नहीं है। अब हर आदमी उद्योगपति है और एक सम्मान के साथ अपना कंट्रीब्यूशन राज्य की अर्थव्यवस्था में वो देना चाह रहा है। और इसके लिए राज्य सरकार ने इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, चाहे वो रिप्स के माध्यम से इन्वेस्टमेंट की सुविधाएं हों, कम ऋण पे कम इंटरेस्ट पे लोन की सुविधाएं हों, या सिंगल विंडो सिस्टम हो जिससे कि एक निश्चित समय सीमा में उसके जो भी प्रोजेक्ट वो लाना चाहता है उसके अनुमोदन की बात हो, कैपिटल सब्सिडी की बात हो, बैंकों से आसान ऋण की बात हो, या और भी जो हमारी योजनाएं हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण योजना इस सरकार ने निकाली वो ग्रामीण पर्यटन योजना निकाली, जिससे कि आपको बिना कोई लैंड कन्वर्जन कराए गाँव में, बिना लैंड बिल्डिंग प्लान को अप्रूव कराए आप अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सी योजनाएं आई, बहुत सारे गाइडों का भी चयन किया गया जो पिछले 10-12 सालों से नहीं हो पा रहा था, तो युवाओं को इससे जोड़ा गया। फिल्म शूटिंग के लिए हमारा राज्य जाना जाता है, और हमने इस चीज़ की, इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको समझते हुए एक फिल्म शूटिंग प्रमोशन पॉलिसी भी ले आई, जिसमें 2 करोड़ तक की सब्सिडी हम फिल्म प्रोड्यूसर को दे सकते हैं। इस तरह हेरिटेज सर्टिफिकेट जैसी एक योजना है जिसके तहत बार लाइसेंस पे छूट मिलती है, क्योंकि राजस्थान हेरिटेज बिल्डिंग्स के लिए जाना जाता है और यहाँ पे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में कोई ना कोई ऐसा हेरिटेज मॉन्यूमेंट या बिल्डिंग या स्ट्रक्चर है जिसको कि उसका जो स्वामी है, जो ओनर है, वो उसको कुछ होटल इंडस्ट्री या होटल यूनिट के रूप में चलाना चाहता है। तो इस तरह की बहुत सी जो योजनाएं आई हैं, इससे निश्चित रूप से ये हुआ है कि हर आदमी इस उद्योग से अपने को जुड़ा हुआ महसूस, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता हो और हर आदमी को ये फील हो कि ये मेरा सेक्टर है, ये मेरा उद्योग है, ये मेरा स्टेट है और मुझे इसमें कंट्रीब्यूट करना है, और निश्चित रूप से उसका लाभ भी उसको मिलेगा। जी, थैंक यू। सुमिता जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब हमने सुना कि राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रहा है, मैम ने कहा कि अभी बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना अभी बाकी है और वैसी ही प्लानिंग चल रही है। सबसे पहले तो मैं उन बड़े सर्किट्स का जिक्र करना चाहूंगी जिनको तैयार किया जा रहा है ताकि टूरिज्म इंडस्ट्री में राजस्थान को और बढ़ावा दिया जा सके। जी, जहाँ तक सर्किट्स की बात आप पूछ रहे हैं, सरकार के कार्यकाल में जो मेजर सर्किट्स, धार्मिक पर्यटन सर्किट, शेखावटी पर्यटन सर्किट, जिसमें शेखावटी के कई एरियाज़ को डेवलप करने का, वहाँ की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने का, और जो टूरिस्ट और जो दर्शनार्थी जाते हैं उनके लिए जितना ज़्यादा सुविधाजनक वो जगह बने उतना उनको बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा, उनका जो धर्म की तरफ रुझान जो बढ़ेगा वो उस फैसिलिटी क्रिएशन से इट बिकम्स ईजियर। सो उस तरह से हमने ट्राइबल सर्किट भी डेवलप करने की कोशिश की है,
तो सरकार ने वागड़ पर्यटन सर्किट, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं की हुई है। और जहाँ तक हम सदर्न राजस्थान की बात करें, पाली, जालौर और सिरोही में गोडवाड़ पर्यटन सर्किट, जिसमें कि कई जैसे कि सर ने पहले मेंशन किया कि पुराने जो फोर्ट्स हैं या पुराने जो मंदिर हैं जो थोड़े डिसरिपेयर में हैं, उनको रेनोवेट करना, उनके प्रमाइसेस को और बेटर करना, इस तरह की फैसिलिटीज़ और इस तरह के डेवलपमेंट वर्क गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं। और आपको लगता है कि ये प्लानिंग टूरिज्म के लिहाज से, राज्य के लिहाज से काफी प्रभावशाली आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है? बिल्कुल है, बिकॉज द वर्ल्ड लुक्स टुवर्ड्स इंडिया एज अ स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, सो दैट मेक्स सेंस दैट यू डेवलप योर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एट दीज प्लेसेस। जी, So we have tried our best to make it as easy for the worshippers, for the tourists, for the visitors. So जी। और इसी बीच में मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे कुछ आवाजें आ रही हैं, अगर आप लोगों की अटेंशन मिल पाए, क्योंकि बात आप ही के राज्य की हो रही है, खासतौर से पीछे बैठे स्टूडेंट्स मुझे कुछ नजर आ रहे हैं। वैसे ये चाय पे चर्चा इस वक्त ग्रुप पर चर्चा चल रही है एंड दे आर लीस्ट अटेंटिव। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ जो चर्चा चल रही है उस पर अगर आप लोग ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा। और उपेंद्र जी, सबसे पहले मैं रूरल टूरिज्म पॉलिसी के बारे में बात करना चाहूंगी। ये कब से लागू हुई, किस तरीके से ये आगे बढ़ रही है और कहाँ तक कैसे ये जाएगी, आप देखते हैं? आप सभी को नमस्कार। नवंबर 2022 से ग्रामीण रूरल टूरिज्म पॉलिसी को लागू किया गया और ये एक, जैसे पहले भी मेरे डायरेक्टर मैम ने भी कहा, एडिशनल डायरेक्टर साहब ने भी कहा कि ये बड़ा गेम चेंजिंग वो रहा है कि अब तक ये था कि जो टूरिस्ट आता था वो अर्बन एरियाज़ में ही मोनूमेंट्स को, हवेलीज़ को या शॉपिंग के लिए ही। अब आज का जो टाइम है वो बेसिकली है एक्सपीरियंशियल टूरिज्म का। कोविड के बाद में ये भी चेंज आया है कि लगभग जो है अर्बन एरियाज़ या सिटी के बजाय अब रूरल एरियाज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। उसी के तहत ही कि सबसे बड़ी इसकी बात यह है कि आपको किसी तरह का लैंड कन्वर्जन नहीं कराना पड़ेगा। जो आपकी लैंड है उसका 10%, मतलब मिनिमम 2000 स्क्वायर मीटर्स, मैक्सिमम 2 हेक्टेयर ज़मीन को आप जो है रूरल टूरिज्म पॉलिसी में आप कन्वर्ट करा सकते हैं। इसके तहत एग्रो टूरिज्म यूनिट, ग्रामीण गेस्ट हाउस, कैरन पार्क्स एंड कैंपिंग साइट्स, ये 4 तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो गाँव में बाकायदा रूरल टूरिज्म पॉलिसी के तहत हम अप्रूव कर रहे हैं। साथ ही आपको मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के तहत 25 लाख तक का लोन भी आप ले सकते हैं। 10 साल तक आपको स्टेट जीएसटी बाकायदा रिफंडेबल है। तो इस तरह के जो प्रोत्साहन इस पॉलिसी में रखे हैं और उसी के तहत काफ़ी सारे आप देखें कि विद इन 6-7 मंथ्स ऑलमोस्ट 40 के आसपास हम लोगों ने इस तरह के प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है और काफ़ी सारी एप्लीकेंट्स जो है अप्रोच कर रहे हैं। तो आने वाले समय में कि इससे ये हुआ है कि आपका जो गाँव से माइग्रेशन था, रोज़गार क्रिएट हुआ इससे और लोगों में टूरिज़्म की समझ भी आई है। जैसा हम सब जानते हैं कि एक जब टूरिस्ट आता है तो कम से कम वो 10 से 12 लोगों को रोज़गार देता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो एक बहुत बड़ा जो है काम इस सरकार में हुआ है और काफ़ी टाइम से, जैसे अब तक ये था कि हेरिटेज होटल्स ही गाँव में हुआ करती थी और उनका बहुत बड़ा एक वर्क जो है हमारे यहाँ का बहुत बड़ा एक यूएसपी था। जितने हेरिटेज होटल, 70% ऑफ हेरिटेज होटल्स ऑफ इंडिया, इट्स इन राजस्थान। तो उसके बाद में अब ये है कि आपका ग्रामीण पर्यटन इकाई में एग्रो टूरिज्म यूनिट है, गेस्ट हाउसेज हैं, कैरन पार्क्स हैं, कैंपिंग साइट्स हैं। ये दूसरा यूएसपी होने जा रहा है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट इन एडवांस, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कैसे इससे जोड़ा जाए और ख़ासतौर से टूरिज्म इंडस्ट्री से अगर उन्हें जोड़ा जाता है तो वही बात सच होती है कि सिर्फ एलीट क्लास के लिए ये इंडस्ट्री नहीं है बल्कि आम लोग भी इससे जुड़ सकते हैं। दिलीप सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि अभी अभी जैसे जिक्र हुआ, ये कहा गया कि पहले कहा जाता था अरे ये तो ट्रैवल एजेंट हैं, अरे ये तो होटेलियर हैं, अब आज की डेट में उनको बिजनेसमैन कहा जाता है। तो एक उद्योग का दर्जा मिलने से व्यवसायियों के लिए कितना मोरल बूस्टिंग है, उनके लिए कितना अच्छा है, कितना फायदा उनको हुआ? आपने अच्छी बात की है। हम अगर देखते हैं कि उद्योग
का दर्जा मिलने, पहले से ही हम कहते थे कि जो इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री एक स्मोक लेस इंडस्ट्री है, परंतु उद्योग का दर्जा पूर्ण रूप से मिला हुआ नहीं था। उसके फायदे हमारे उद्यमियों को नहीं मिल रहे थे, और वो या तो होटेलियर थे या ट्रैवल एजेंट थे, अब वो रियल में उद्यमी हो गए। तो उसके कारण उन्हें जो फायदे हुए हैं वो आपको हमारे साथ बैठे हुए हैं। पर जैसे आपने कहा कि शुरू में आपने एक बात स्टार्ट की थी कि टूरिज्म केवल लग्जरी वाले लोगों का एक काम है, तो आप अगर पीछे जाके देखें तो हमारे यहाँ का सबसे पहला टूरिस्ट स्पॉट पुष्कर था या दरगाह रही होगी, तो वहां आने वाले तो सारे पिलग्रिमेज थे, जो कोई लग्जरी वाले नहीं होते थे। और सबसे पहली होटलों के नाम से हमारे यहाँ धर्मशालाएं या विश्राम स्थलियां बनी, तो वो भी एक टूरिज्म का पार्ट थी जो अब तक चली आ रही है। इसलिए टूरिज्म सभी सेक्टर के लिए मुख्य है और सभी लोग उसमें टूरिज्म में सम्मिलित है। तो ये कहना तो कि केवल टूरिज्म एक एलीट क्लास का है, ये बिल्कुल ही गलत है मेरे अनुसार। और जब से हमें जो उद्योग का दर्जा मिल गया है, उसके बाद में लोगों में काफी उत्साह है, लोग काफी इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान ये अब माना जा रहा है कि जब पानी नहीं है तो यहाँ खेती करना बहुत ही मुश्किल है, और वो सबसे महंगा एक उद्यम है जिसे लोग करते हैं और बड़े उससे परेशान रहते हैं। अगर वो लोग टूरिज्म की तरफ आते हैं या टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ते हैं तो उन्हें वहाँ ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए लोग टूरिज्म इंडस्ट्री से उद्योग बन जाने के बाद आसानी से जुड़ रहे हैं, और ये अच्छी एक सरकार की योजना थी जिसके कारण लोगों में काफी उत्साह है और लोग काफी जुड़ रहे हैं इससे। बिल्कुल, और उसके मल्टीपल फायदे भी हैं। अगर आप स्टेट के लिहाज से देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जुड़ना, इस व्यवसाय को आगे बढ़ाना, उद्योग का दर्जा मिलना, ये टूरिज्म इंडस्ट्री को भी निश्चित तौर पर बढ़ावा देता है। कुलदीप चंदेला जी, अगर 2030 की हम बात करें, अभी थोड़ी देर पहले हमने केवी देखी जिसमें 2030 2030 की बात होती है। मैं स्पेसिफिकली उसमें ग्रोथ ऑफ टूरिज्म आपसे समझना चाहूंगी कि 2030 तक राजस्थान में ग्रोथ ऑफ टूरिज्म आप कहां तक और कैसे देखते हैं? नमस्कार। सबसे पहले भारत 24 को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये शुरुआत करी है। 2030 मिशन को डिस्कस करने से पहले अपने को थोड़ा सा समय प्री कोविड, कोविड एंड पोस्ट कोविड पे देना पड़ेगा, तभी 2030 तक हम पहुंच पाएंगे। प्री कोविड एक बहुत अच्छा सीजन था हमारा। कोविड में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई थी। पोस्ट कोविड में हम संभलने लग गए थे और हम बिल्कुल डूब चुके थे। हमें संभालने के लिए राज्य सरकार आगे आई, उसके लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और मंत्री जी का और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सामने जो विराजमान हैं डॉक्टर महेश जोशी साहब और राजीव अरोड़ा साहब, हम इनके पास कई बार गए। श्री गजेंद्र लूनीवाल जी साहब बैठे हैं यहाँ पे, जयपुर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष, इनके साथ हम डॉक्टर साहब के यहाँ कई बार गए। हमने अपने चिट्ठियाँ आपके मार्फत सीएम साहब को पहुँचवाई, धर्मेंद्र राठौर साहब के मार्फत पहुँचवाई। हमारी बात वहाँ तक पहुँची तो कोविड के अंदर जो हमें नुकसान हुआ था उससे हमें काफ़ी संभलने का मौका सरकार ने दिया। सरकार ने नई नई योजनाएं लागू करी, उन योजनाओं का काफ़ी बेनिफिट हमको मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार सचेत नहीं रहती और सतर्क नहीं रहती और सीएम साहब समझदारी से अपना निर्णय नहीं लेते, अभी 3 दिन पहले जो जयपुर में हादसा हुआ है, दुखांत बड़ा दुखदायी हादसा हुआ था, अगर वो हादसा समय पे नहीं संभलता तो टूरिज्म 1 अक्टूबर से सीजन शुरू होता हमारा, ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। तो इसके लिए तहे दिल से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, वहाँ के एमएलएस का, अमीन साहब का, रफीक साहब का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय रहते उस प्रॉब्लम को संभाल ली। उस प्रॉब्लम को संभाल ली तो आज टूरिज्म बच गया और चल पड़ा, नहीं तो 5-50 हज़ार करोड़ का नुकसान हो जाता। अब आते हैं हम 2030 के ऊपर। 2030 के पहले क्या है कि जो अभी सरकार ने जितनी योजनाएं की घोषणा करी और जो लागू करी हैं, चाहे वो रिप्स के बेनिफिट्स हो हमारे, चाहे एसजीएसटी का रिफंड हो हमारे को कोविड टाइम में, चाहे रूरल टूरिज्म जो डेवलप हो रहा है उसके लिए हो, चाहे मेडिकल टूरिज्म हो, चाहे रिलीजियस टूरिज्म हो। रिलीजियस टूरिज्म पे जो गोविंद देव जी और दूसरे मंदिरों का जो विकास हुआ है, उसके अंदर मैं आपको अर्ज करूंगा कि 9 मई 2022 को मैं उदयपुर में था। मैं जगदीश मंदिर दर्शन करने गया था। वहाँ पे बड़े बड़े झाड़ हो रहे थे। मैं 10 मई सुबह आया, आते ही मैंने चिट्ठी बनाई और चिट्ठी लेके मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी गायत्री राठौर जी के पास गया। मैंने कहा, मैडम जगदीश मंदिर उदयपुर जो मेन सेंटर है आस्था का भी और पर्यटन का भी, उसकी ये दुर्दशा हो रही है। खटाखट चिट्ठी गई। मैं दिन रात दौड़ता रहा उसके लिए, मंत्री जी से भी मिला और पुरातत्व डिपार्टमेंट में मिला, मैं देवस्थान में मिला, देवस्थान मंत्री जी से मिला
और 71 लाख रुपए सैंक्शन करा के मंदिर का काम शुरू करा दिया और 80% काम उस मंदिर का कंप्लीट हो चुका है। वरना उस मंदिर के 18 पत्थर हिल चुके थे और मंदिर एक दो तेज बारिशों में गिर सकता था। तो ये जो एक स्टेक होल्डर्स का प्रयास होता है और सरकार के जाते हैं, और सरकार अगर सकारात्मक है तो उसके सकारात्मक रिजल्ट ही आते हैं, जो हमने इस बार देखा है। इस पीरियड को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब का ये स्वर्णिम काल कहूँगा जी, क्योंकि ये टूरिज्म के लिए ये गोल्डन पीरियड है कि इसके अंदर जितने काम हुए हैं वो आज तक इतिहास में नहीं हुए हैं और आने वाले टाइम के लिए बहुत कम काम रह जाएंगे। आने वाले टाइम के लिए जो हमको काम करने हैं 2030 के लिए, उसके लिए सबसे पहले हमारे जितने बजट होटल्स हैं राजस्थान के, करीब 8 से 10 हज़ार के करीब बजट होल्डर्स हैं, उनका एक रेगुलराइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, नियमितीकरण। डिपार्टमेंट टूरिज्म हमको एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट दे रहा है, हम उसके बेस पे इंडस्ट्री स्टेटस के लाभ भी ले रहे हैं, बट एक यूडीएच की तलवार लटकी है क्योंकि वो आवासीय भूखंडों पे बने हुए हैं। जी, अब हजारों होटलों को अगर आप यूडीएच के आदेश से अगर को ऐसे निकाल दे, उनको तोड़ना पड़े तो यूक्रेन बन जाएगा। हम पर्यटन को आगे बढ़ाने की बात करें, उभरता राजस्थान की बात कर रहे हैं, उसके लिए अति शीघ्र ये आचार संहिता लागू हो 7 तारीख से पहले, उससे पहले अगर हमारी आवाज़, हमारी प्रार्थना सरकार के पास पहुंच सकती है। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी उस दिन पत्र दिया था। उस पत्र के अंदर बजट होटल्स को क्रियान्वयन करने के लिए जी, एक पॉइंट रखा था और दूसरा पॉइंट था राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2023। 2007 की पॉलिसी को 2010 में एक्सटेंड किया, 2010 से 12 में किया, 12 से 15 में किया, 15 से 21 में, 22 में किया। हम उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं जबकि पर्यटन वहां जा रहा है। मतलब अगर मैं कहूँ सर, विल पावर, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन ऑन टाइम, एग्जैक्टली सही पकड़ा है आपने। ये जो है, ये आपको लगता है कि 2030 तक जिस थॉट प्रोसेस के साथ टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें ये काफी मददगार हो सकती है। Yes. संजय माथुर जी, कहा जाता है कि जब कंपटीशन अच्छा हो तो आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है। पैलेस ऑन व्हील्स को आने वाले वक्त में और कॉम्पिटिटिव टाइम्स में आप कहाँ देखते हैं? कैन वी प्लीज चेक द माइक? सर एक पास कर दीजिए प्लीज। सबसे पहले तो मैं अभिवादन करूंगा मेरे सामने बैठे श्री महेश शर्मा साहब का, कैबिनेट मंत्री महोदय, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राजीव अरोड़ा साहब का और अमीन कागजी साहब का, और स्पेशल थैंक्स टू पवन अरोड़ा साहब कि उन्होंने हमें मंच दिया जो हम कुछ हमारी चीज़ों के लिए बता सकें। पैलेस ऑन व्हील्स के लिए मैं और बस मेंशन करते हुए सर, क्योंकि भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र इस वक्त हमारे बीच में आ चुके हैं और डिग्नेटरीज के साथ सर चर्चा जारी है। सर प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। सबसे पहले मैं 2 शब्द पैलेस ऑन व्हील्स के बारे में मेरे मित्रों को बताना चाहूँगा, शायद काफ़ी लोग जानते नहीं हैं ट्रेन के बारे में। तो पैलेस ऑन व्हील्स एक सपना था 1982 में, 1982 में राजमाता गायत्री देवी का, जिन्होंने पुराने कोच जो राजाओं के टाइम में यूज़ किए जाते थे उनका संकलन करके एक ट्रेन बनाई। और सोच ये थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट को यहाँ लाएं और उन्हें अपने किले, ये महल, ये इत्यादि दिखाएं, और जो ओल्डर लोग होते हैं वो ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से देख सकें। तो ये एक सपना था जो 1982 में पुराने कोचेस जो भी रॉयल फैमिलीज़ के पास थे उनको इकट्ठा करके ट्रेन चालू की गई, पैलेस ऑन व्हील नाम दिया गया। बिगनिंग में लोगों ने कहा सफ़ेद हाथी है, चलेगा नहीं, लेकिन थैंक्स टू ऑल मीडियाज एंड आवर ऑल डिग्निटीज कि पैलेस ऑन व्हील जैसे भारत 24 है, ये नाम है, हमारा विदेशों में चेहरा है। लोग भारत को पैलेस ऑन व्हील्स के नाम से भी जानते हैं। आप कहीं जाएंगे और कहेंगे मैं पैलेस ऑन व्हील्स इंडिया से हूँ, लोग कहेंगे अरे पैलेस ऑन व्हील। लोग सपना सजोते हैं पैलेस ऑन व्हील में आने के लिए। और शायद मेरे मित्रों को पता नहीं है, पैलेस ऑन व्हील एक ट्रेन है जो एक समय में वर्ल्ड में 2 नंबर पे, 2nd नंबर स्टेज पे थी और उससे मैक्सिमम अवार्ड मिले हैं। वर्ल्ड पाटा अवार्ड मिला है, वर्ल्ड बेस्ट कोऑर्डिनेटर ट्रैवलर मैगजीन अवार्ड मिले, वी गॉट सो मेनी अवार्ड्स। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे अध्यक्ष महोदय धर्मेंद्र राठौड़ साहब का, जिन्होंने अभी कुलदीप जी ने बताया कि हमें कोविड का भी जिक्र करना चाहिए, तो वी हैव टू स्पीक अबाउट कोविड टू। कोविड के बाद ट्रेन 2019 तक चल रही थी, लोगों ने सोचा शायद आगे नहीं चल पाएगी, लेकिन उनके भागीरथ प्रयासों से ट्रेन को वापस जिंदा किया और हमने 22-23 में ट्रेन को वापस रन किया। और मैं बताना चाहूँगा सबको कि हमने प्रॉफिट कमाया
उस स्टेज पे प्रॉफिट कमाया जहां लोगों ने कहा था कि ये चलेगी नहीं, वंडरफुल। और हमने अच्छा रिजल्ट दिया, थैंक्स टू ऑल। और अभी G20 के सारे मेहमानों को हम टूरिज्म के प्रयास से हम सबको ट्रेन से ही लेके यहाँ पे आए थे जयपुर, और सबने ट्रेन को अप्रिशिएट किया। आज इंडिया में करीब 6 ट्रेनें चल रही हैं और सब अपना अपनी प्रतिस्पर्धा रखती हैं। हमारे मैनेजमेंट का भी, हमारा सबका भी प्रयास रहता है कि हम हमारी ट्रेन को ऐसे ही रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ हम टूरिस्ट को दे सकते हैं उनको दें। रेलवे से भी हमारा टाई अप हमेशा रहता है। आज रेलवे ने चीज़ें बदल दी हैं। एक ज़माने में ISF कोचेज़ होते थे, इट्स कॉल्ड इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, विच इज़ मेड इन Chennai. Presently, we are using LHB coaches, which is Germany-made coaches, but developed in India. तो हम चाह रहे हैं कि भाई आगे और अच्छी फैसिलिटीज़ दें। उस कंपटीशन के दौर में हमारी ट्रेन जो कि राजस्थान का चेहरा है उसको हम आगे रखें, उसी स्थान पे रखें, और कोशिशें जारी है और निरंतर प्रयास हैं जो संभव होंगे। और आपके प्रयास सफल होंगे ऐसी हम आशा करते हैं। बिल्कुल, हम चाह रहे हैं कि हमारी ट्रेन वर्ल्ड बेस्ट अगेन हो, 1 नंबर पे आए। अभी 2 नंबर पे ब्लू ट्रेन है, 1 नंबर पे ओरिएंट है, तो हम चाहेंगे कि हमारी ट्रेन आगे LHB कोचेज, विस्टा डोम कोचेज के साथ 1 नंबर पे जाए। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट सर फॉर दैट। और इसी विजन की देखिए हम बात करते हैं कि विजन कैसा होना चाहिए। भारत 24 विजन ऑफ न्यू इंडिया, विजन ऑफ राजस्थान, बढ़ता राजस्थान, उभरता राजस्थान, और आपने पैलेस ऑन व्हील्स का भी इसी बीच में जिक्र किया। मैं एक चीज़ और धन्यवाद सबको मैं कहना चाहूँगा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी RTDC, जो कि एक ज़माने में चेहरा था राजस्थान का, लोग RTDC को ही पसंद करते थे, हमारा एक गौरव इतिहास था। कुछ समय से वो इतिहास थोड़ा सा धूमिल हुआ क्योंकि हम हमारी चीज़ों में समय के साथ नहीं पढ़ पाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भागीरथ प्रयास और हमारे अध्यक्ष महोदय श्री धर्मेंद्र राठौड़ साहब के भागीरथ प्रयास से हम हमारी होटलों का रिनोवेशन कर रहे हैं। और अभी हमने करीब 10 यूनिटों को हमने रिनोवेट किया है, जिनमें हर यूनिट में हमने करीब अच्छा पैसा लगाया, करीब 15 करोड़ रुपए के करीब लागत हमने खर्च की है। और आने वाले समय में RTDC भी कंधे से कंधा मिला के पर्यटन विकास के लिए उचित स्थान पे आप पाएंगे। थैंक यू। और यही कहा जाता है कि ये अच्छी बात है कि आप करना क्या चाहते हैं, ये भी अच्छी बात होती है। इससे ज़्यादा कि आपको ये पता है कि इसमें चुनौतियाँ क्या हैं। थोड़ा सा समय और इजाज़त देता तो मैं इस चर्चा को आगे जारी रखती, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पर मौजूद रहने के लिए। सर, 1 सेकंड लूंगा मैं सबसे निवेदन करूंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट राजस्थान ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। इन सब अधिकारियों ने दिन रात एक करके यहाँ तक लाया, इनके लिए ताली बजनी चाहिए सर। बिल्कुल बजनी चाहिए, और जोरदार तालियों के साथ आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर आनंद त्रिपाठी जी, मिस सुमिता मीना जी, उपेंद्र सिंह शेखावत जी, दिलीप सिंह राठौर जी का आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कुलदीप सिंह जी आपका भी शुक्रिया, संजय माथुर जी आपका भी शुक्रिया। और मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मंच पर रुकें, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इसी बीच मनोज जिज्ञासी जी को कि वो मंच पर आएँ। अनीता हाड़ा जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, और हमारे बीच खास मेहमानों को हम मोमेंटो दें इस खास मौके पर, और सैयद उमर जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी इसी बीच। एक बार जोरदार तालियां इस खास चर्चा के लिए और इस खास लम्हे के लिए।